जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके हाथ में कोई कॉपी अगर पेन नहीं है तो कॉपी और पेन हाथ में रखिएगा। और आप सभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप सभी से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि आप आगे बोर्ड की ओर देखिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चर्चा तो हो गई, हमारी जो मेन पर्सनली बात थी वो तो हो गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ओम का नियम होता है ना, इसे समझने के लिए हमें विभवांतर को समझना पड़ेगा। और विभवांतर को समझने से पहले विभव को समझना पड़ेगा। और विभव को समझने से पहले ईएमएफ को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया है, तो तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात आती है ईएमएफ की। जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ में जब भी ईएमएफ का नाम आए सबसे पहले इसकी परिभाषा या फिर फुल फॉर्म से नाम शुरू होता है। फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? विद्युत वाहक बल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इंग्लिश में हम इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं। अब यहां पर ये जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह पर फ्लो होना, ठीक है। विद्युत का क्या मतलब भाई? इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह पर फ्लो होना। ये तो हमने करवा दिया, इलेक्ट्रॉन यहां था यहां आ गया, विद्युत बन गई। अब यहां पर एक चीज और है, वाहक। वाहक का क्या मतलब है भाई? सहारथी। क्या मतलब है? सहारथी। महाभारत सबने देखी होगी। महाभारत में श्री कृष्ण थे, अर्जुन के सहारथी बने। और श्री कृष्ण का काम था कि जहां अर्जुन जाना चाहे वहां पर उनको लेकर के जाना। वैसे तो वो तो सब कहने की बातें हैं, बाकी मेन काम तो उनका वही था कि उनको जिताना और सही की स्थापना करना और गलत को हराना। चलो ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल हमारा टॉपिक है वाहक का मतलब होता है सहारथी, मतलब किसी चीज को लेकर के जाने वाला, किसी को भी लेकर के जाने वाला सहारथी कहलाता है। और बल है फोर्स। बल को हम फोर्स कह सकते हैं भाई, ये बल हो गया, फोर्स हो गया। तो यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन को लेकर जाने वाला बल ईएमएफ कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आया विद्युत वाहक बल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के गए, वो हमारा विद्युत वाहक बल हो गया, ठीक है। ये विद्युत वाहक बल हो गया। ये विद्युत वाहक बल हमें कहां मिलेगा? अब आप पूछोगे सर ठीक है आपने बता दिया कि जीएस ओम जी वहां मिलेंगे, लेकिन इसका एग्जिट एड्रेस तो बताइए। हम जर्मन में पहुंच तो जाए, लेकिन जर्मन में ही रहते कहां है? तो भैया जर्मन में नहीं रहते, अब ये स्वर्ग लोग इनका सिद्धार हो चुका है ना। अब यहां पर हमें क्या करना है? जो ईएमएफ है, ईएमएफ को हमें और अच्छे से समझना है कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ बनता कहां है? ईएमएफ बनता है जनरेटर में, ईएमएफ बनता है अल्टरनेटर में। मतलब जहां पर भी ये बन रहा है ना, वहां पर ईएमएफ है। घर में वोल्टेज है लेकिन ये ईएमएफ नहीं है। ईएमएफ कहां होगा? जहां बनता है, जहां कोई चीज बनाई जा रही है, जहां पर वोल्टेज बनाया जा रहा है, वहां पर ईएमएफ होता है। आपसे मैं पूछूं घर में क्या आता है, तो घर में वोल्टेज ही आता है, घर में विभवांतर आता है, ईएमएफ नहीं आता। घर में ईएमएफ नहीं आता। ईएमएफ कहां होता है? जहां पर बनाए जाते हैं, जहां पर विद्युत बनाई जा रही है, वहां पर ईएमएफ पाया जाता है। तो ईएमएफ क्लियर है? ईएमएफ क्या होता है? क्लियर है। इसके बाद में बात आती है विभव की। इसके बाद में बात आती है विभव की। ये मेरे पास एक जनरेटर है और शायद दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बनाते हैं। यहाँ मेरे पास एक जनरेटर है और ये जनरेटर की सहायता से हमने क्या कर दिया भाई? ये करंट हमें बाहर मिला। जनरेटर की सहायता से ये करंट हमें बाहर मिला। जनरेटर ने क्या बनाया? ईएमएफ बनाया। जनरेटर ने ईएमएफ बना लिया। यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा रखा हूँ, यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा रखा हूँ। और यहाँ पर जब हमारा ये ईएमएफ जब यहाँ पर आया ना, ये पॉइंट, ये बिंदु, तो ये बिंदु कहलाएगा विभव। मतलब ये प्रतिरोध का एक जो सिरा है ना, इसके सिरे पर आने वाला वोल्टेज विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। समझ में आया विभव क्या होता है? अनंत से लाया गया एक इकाई आवेश जिस पॉइंट पर लाया जा रहा है, वो पॉइंट विभव कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? विभव हो गया। विभव समझ में आया? विभव क्या हुआ? विभव समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर ये तो प्रतिरोध का एक पॉइंट हो गया। प्रतिरोध में दो पॉइंट होते हैं ना भाई, एक ओर से करंट जाता है, एक ओर से करंट बाहर निकलता है। तो ये दूसरा पॉइंट ये वाला हमारा। अब आपसे मैं कहूं कि घर से आप आए भाई, घर पे रोटी बनी थी, रोटी घर पे बनी थी, वो रोटी क्या हो गई? ईएमएफ। रोटी क्या हो गई? ईएमएफ बन गई भाई, घर बन गई। बनने के बाद काम खत्म। अब आप खा करके आए उसे, या फिर आप घर को ईएमएफ मान सकते हैं। घर को आप ईएमएफ मान लीजिए, घर है, घर ईएमएफ है आपके लिए। घर से आप आए, कॉलेज का गेट क्या है? कॉलेज का गेट विभव। कॉलेज का गेट हो गया विभव।
अब यहां पर आप आए, पूरे दिन पढ़ाई भी करोगे, पूरे दिन याद भी करोगे, पूरे दिन मस्ती भी करोगे, किसी किसी से लड़ाई भी होगी, किसी किसी से झगड़ा भी होगा, तो आपने जो खाना खा करके आया था भाई वो डाउन तो होगा भाई, उसकी भरपाई तो होगी। वो खाना धीरे 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 कम होता चला गया, अब तुम्हारी एनर्जी कम हो गई। तो यहां से क्या है, ये जो विभव है ना, ये हमारी कॉलेज, आप अब छुट्टी के बाद वापस कॉलेज के गेट पर जाते हो, लेकिन जैसे आप आए थे ना वैसे आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप थे शुरुआत में जब सुबह थे वैसे आप नहीं हो, अब आप चेंज हो गए, आपकी एनर्जी कम हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, ये दो विभव है, ये दो विभव है, ये कॉलेज हो गई आपकी, ठीक है, ये प्रतिरोध हो गया, मतलब कॉलेज हो गई। अब यहां पर आपने क्या क्या किया, इसके अंदर आपने जो खाना खाया था घर से, आप जो खाना खा करके आए थे घर से, कॉलेज में डाउन हो गया। अब यहां से जो ये करंट लेकर के आ रहा था, ठीक है, ये ईएमएफ के साथ, वोल्टेज के साथ जो करंट आ रही थी, इस रेजिस्टेंस के कारण वो करंट कम हो गई। हमारे लिए खाना हमारी एनर्जी था, परिपथ के लिए, यहां इस परिपथ के लिए करंट जो है, करंट क्या हो गया, इसकी एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी कम हो जाएगी। अब जब इस दूसरे विभव को हम देखते ना तो हमें करंट कम मिलता है। एक प्रतिरोध के दो विभव हो गए, पहला विभव ये है, दूसरा विभव ये है। इसका मतलब यहां पर 33 केवी हमने बनाया, 33 केवी बनाने के बाद यहां पर 240 वोल्टेज आया। 240 वोल्टेज आने के बाद जब हम यहां देखते तो हमें 40 वोल्टेज ही मिलता है। 200 कहां गया, 200 इसने खपत कर लिया। अब ये 200 का अंतर आ रहा है, 200 का अंतर आ गया तो ये कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है भाई, विभवांतर। समझ में आया विभवांतर क्या होता है? विभवांतर, दो विभवों के बीच का अंतर विभवांतर, सीधी सी बात है। ईएमएफ समझ में आया, विभव समझ में आया, विभवांतर समझ में आया। एक चीज हमेशा याद रखना, तीनों का जो मात्रक होगा, ठीक है, तीनों का जो मात्रक होगा एक ही होगा, तीनों का मात्रक। और इसका मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। प्रतीक क्या होता है, वी होता है। तीनों का मात्रक वोल्ट होता है। ऐसा थोड़ी है कि घर से तो आप रोटी नाच की खा करके आए थे, अनाज की खा करके आए थे, और कॉलेज में आते आते वो अनाज पेट में बाजरा बन गया, नहीं होता ना। ऐसा तो थोड़ी है, वो तो गेहूं नाच तो नाच ही रहेगा, अनाज तो अनाज ही रहेगा, तो बाजरा थोड़ी बनता है, बाजरा नहीं बनता वो। तो यहां पर भी ऐसा ही है, यहां से अगर आपने वोल्टेज उठाया ना तो यहां पर इस विभव पर भी वो वोल्टेज ही रहेगा, करंट नहीं बनेगा, वो वोल्टेज ही रहेगा। इस विभव पर भी वो वोल्टेज ही रहेगा। तो ये वोल्टेज हो गया। वोल्टेज समझ में आया, वोल्टेज क्या है? ईएमएफ, विभव और विभवांतर, इन तीनों का एकमात्र वोल्टेज मात्रक है, सिर्फ और सिर्फ मात्रक है। तीनों चीजों में क्या फर्क होता है? ईएमएफ उत्पन्न करवाया जाता है, विभव किसी पॉइंट पर, किसी प्रतिरोध के एक पॉइंट पर प्राप्त होने वाला हमें जो वोल्टेज होता है वो विभव कहलाता है, और दूसरे पॉइंट पर वो भी विभव। और इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो अंतर है, जो अंतर आ रहा है, वो कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। विभव, विभवांतर और ईएमएफ कंप्लीट है। एक चीज हमेशा याद रखना, ईएमएफ का मान हमेशा सबसे ज्यादा होता है। ईएमएफ का मान हमेशा सबसे ज्यादा होता है। ईएमएफ का मान, ईएमएफ सबसे ज्यादा कितना बना रहे? 33 केवी बना रहे। कितना बना रहे भाई? 33 केवी हम बना रहे। अब 33 केवी में से कुछ ही हम निकाल रहे हैं जो कि हमारे घर पर यहां तक आ रहा है। कितना आ रहा है? 240 वोल्टेज। कितना आ रहा है? 240 वोल्टेज। तो इसका मतलब विभव का मान कम हो गया। इसका मतलब विभव का मान 240 है, इस 33 केवी से तो काफी कम है। तो ईएमएफ का मान सबसे ज्यादा होता है। विभव का मान, विभव का मान ईएमएफ से कम होता है। किससे कम? ईएमएफ से कम होता है। ये ईएमएफ से कम हो गया। अब इसके बाद में बात आती है विभवांतर की। अब ये जो विभवांतर होता है ना, ये इससे भी कम होता है। विभवांतर विभव से भी कम होता है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विभव, विभवांतर और ईएमएफ में से सबसे कम मान किसका होता है? तो वो होता है विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का। समझ में आया? तो ये है हमारे पास ईएमएफ, विभव और विभवांतर। अब एक बार इन दोनों की परिभाषाएं हो जाए, विभव की परिभाषा हो जाए। विभव की परिभाषा है किसी बिंदु पर अनंत से आवेश के, किसी बिंदु पर अनंत आवेश से 1 कूलाम आवेश लाया जाता है। किसी बिंदु से, ठीक है, ये हमारे पास है अनंत आवेश है, ये 33 केवी है, अनंत आवेश है, बहुत सारा आवेश है। इससे कुछ आवेश हमने निकाल लिया, 240 आवेश निकाल लिया। ये 240 आवेश कहां आ रहा है? इस बिंदु पर आ रहा है। तो जिस बिंदु पर यह आवेश लाया जा रहा है वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। समझ में आया? मतलब यहां पर अनंत आवेश से 1 कूलाम आवेश हमने निकाला। 1 कूलाम काफी ज्यादा है, वैसे कम नहीं है, 1 कूलाम बहुत ज्यादा है, ठीक है। 1 कूलाम आवेश हमने निकाला। ये 1 कूलाम आवेश हम इस बिंदु पर ला रहे हैं। तो इस बिंदु पर ये 1 कूलाम आवेश विभव नहीं है, ध्यान रखना, ये 1 कूलाम आवेश विभव नहीं है। जिस बिंदु पर ये हमारा पास कूलाम आ रहा है ना, ये क्या है? ये विभव है। मतलब इस पॉइंट पर आया
तो ये विभव हो जाएगा। समझ में आया? विभव, विभवांतर और ईएमएफ समझ में आया। तो विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी यहां से? विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? विभव की परिभाषा, विभव की परिभाषा, ठीक है, अनंत आवेश से, अनंत आवेश से लाया गया एक कूलाम आवेश, ठीक है, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश जिस बिंदु पर लाया जाता है, जिस बिंदु पर लाया जाता है, बिंदु पर लाया जाता है, वह बिंदु क्या कहलाता है? वह बिंदु विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? विभवांतर बिल्कुल सही है, दो विभवों के बीच का अंतर, ठीक है, दो विभवों के बीच का अंतर क्या कहलाता है भाई? विभवांतर कहलाता है। विभव विभवांतर समझ में आया? दोनों चीज समझ में आ गई? ठीक है, ये विभव हो गया और ये विभवांतर हो गया। अब इसके बाद में बात आती है वोल्टेज की। सर ये वोल्टेज क्या है? ठीक है, विभव समझा दिया, विभवांतर समझा दिया, ईएमएफ समझा दिया, वोल्टेज क्या है भाई? अभी अभी तो बताया, वोल्टेज मात्रक है किसका? विभवांतर का। अब यहां पर हमें वोल्टेज को विभवांतर का मात्रक मानते हुए चलना है। इसका कारण यह है क्योंकि घरों में हमारे पास क्या आ रहा है? विभवांतर आ रहा है। घरों में विभवांतर को मान्यता देते हैं ना, ये जो अंतर आ रहा है इसी को तो हम मान्यता देते हैं घरों में, तो हमें विभवांतर को मानने को चलता है। क्योंकि ओम के नियम के अंदर विभव का जिक्र नहीं किया गया है, ईएमएफ का जिक्र नहीं किया गया है, उसमें विभवांतर का मतलब है, ठीक है, उसमें विभवांतर का जिक्र किया गया है, तो उसी को साथ लेकर के हम चलने वाले हैं। तो वोल्टेज समझ में आ गया। अब इसमें बात आ गई ओम के नियम की स्थापना। ओम के नियम की स्थापना जॉर्ज साइमन ओम ने की। किसने की भाई? जॉर्ज साइमन ओम ने की। ये जॉर्ज साइमन ओम ने स्थापना तो कर दी, ओम चचा, ठीक है, इन्होंने स्थापना तो कर दी, लेकिन की कब? 1827 ईस्वी में। कब? 1827 ईस्वी में। यह है ओम की नियम की स्थापना। किसने की थी? जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। मतलब जॉर्ज साइमन एक काफी माने हुए वैज्ञानिक थे जो कि बिल्कुल ठाले तो बैठते नहीं थे हमारी तरह, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। लेकिन बस ये है कि हम फालतू के काम ज्यादा करते हैं, वो काम के काम ज्यादा करते थे, इतना सा फर्क था और कोई ज्यादा फर्क नहीं था। ये काम वो करते थे। तो उनको एक चीज मिली कि यहां पर ओम ने जो बताया, ओम ने बताया ओम, ठीक है, ओम ने क्या कहा? अब यहां पर इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, इसको मिटा दूं मैं। जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में करंट वोल्टेज और प्रतिरोध, करंट वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में एक संबंध स्थापित किया, में एक संबंध स्थापित किया। अब ये जो संबंध स्थापित किया, इस संबंध को ही हम ओम का नियम कहते हैं, इस संबंध को ही हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक है, किया। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए, संबंध स्थापित किया, संबंध तक ठीक है भाई, ओम का नियम कहला रहा है। संबंध क्या किया वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहां पर तीन चीजें और निकल करके आ चुकी है, करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध। अब ये क्या चीजें हैं? करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध, अब ये क्या चीजें हैं? इनको भी समझते हैं। अरे तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो पता है मेरे भाई, जो और लोग हैं उनको तो नहीं पता, जैसे कि हमारे कई साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, उनको नहीं पता, तो उनके लिए है ना। तो ये आप ही के लिए, इनको तो पता ही है ना, लेकिन देखना है, क्या पता कोई नई चीज मिल जाए। अब यहां पर क्या है हमारे पास सामने आई? करंट। ये जो करंट है, ये करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना ही करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना करंट कहलाता है, करंट
कहलाता है। ठीक है, विभवांतर, वोल्टेज हमने समझ लिया, इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। विभवांतर क्या होता है? प्रतिरोध। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्या होता है, कभी कभी आप कॉलेज नहीं आते हो तो काफी ज्यादा दिक्कतें भी होती है। अब क्या हो रहा है कि तुम, वोल्टेज का क्या काम है? फोर्स लगाना। वोल्टेज का क्या काम है भाई? ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये वायर है, इस वायर में ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ना थोड़ी अपनी जगह चेंज करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के पीछे फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन के पीछे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स कौन लगाएगा? वोल्टेज लगाएगा। फोर्स कौन लगाएगा? वोल्टेज लगाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक आदमी और खड़ा होता है, यहां पर एक आदमी और खड़ा होता है, आजा बेटा आजा। जैसे कि आपके पिताजी तो बोलते हैं चल बेटा आगे चल, चल आगे चल, मैं तेरे साथ हूं, चिंता किस बात की है। लेकिन जब आप जैसे ही आप कॉलेज में पहुंचते हो तो 2-3 हमें दोस्त मिल जाते हैं। कहाँ? हमको छोड़ के। इतने कमजोर थोड़ी है, जाने थोड़ी देंगे आगे बेटा, जब तक बर्बाद नहीं करेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये है दोस्तों के साथ ऐसा ही होता है भाई। घर वाले तो काफी फोर्स लगा रहे, पीछे से काफी फोर्स लगाया जा रहा है कि चल बेटा, मैं हूं तेरे पीछे, फोर्स। तो यहां पर जो वोल्टेज है वो फोर्स, ठीक है, जो घर वाले हैं वो है वोल्टेज। दोस्त क्या है? ये खड़ा आगे, प्रतिरोध। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन। हम है ना अभी यही खड़े रहेंगे दोनों साथ में। तो ये वोल्टेज जो ये प्रतिरोध है ना, ये करंट के मान में बाधा डालता है, वोल्टेज के मार्ग में थोड़ी बाधा डाल रहा है। क्योंकि आगे पापा तो पीछे पीछे आ रहे हैं भाई, फोर्स तो पापा पीछे से लगा रहे हैं, आगे तो बेटा चल रहा है। विरोध किसका होगा? विरोध किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, यानी कि करंट का। आपका दोस्त आपके पापा का विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि चाटे छूटे पड़ जाएंगे, नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, ये सिर्फ आप ही का विरोध कर सकता है। तो यहां पर आप क्या हो? इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपका दोस्त क्या है? प्रतिरोध। तो ये एक दूसरे का विरोध करते हैं, मतलब प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है। समझ में आ गया? तो ये है हमारे पास क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम ही होता है। प्रतिरोध का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है। अब जब रेजिस्टेंस बनाया, अब ओम ने क्या है? रेजिस्टेंस। ओम चचा ने रेजिस्टेंस तो ढूंढ लिया वायर के अंदर, भाई वायर में रेजिस्टेंस भी होता है। अब बोलोगे, अब वो बोला सर मेरे को क्या रेजिस्टेंस बोलोगे, कोई नाम नहीं दोगे? तो बोलता है क्या नाम दे यार तुम्हें? भाई केजी होता है, उसको केजी के हिसाब से बोलते, वजन होता है उसको केजी के हिसाब से बोलते। भाई कोई तो मात्रक वात्रक दो यार, इतना भी मैं कोई कमजोर थोड़ी हूँ, रेजिस्टेंस हूँ भाई। तो उसने, ओम चचा ने कहा ठीक है, आज से मेरा नाम तेरे पीछे लगेगा, और बताओ और क्या चाहिए। तो यहाँ पर आर के पीछे ओम लगाया जाने लगा, मतलब रेजिस्टेंस के पीछे। अब ओम जो है ना, उसने ये भी कहा कि काफी समय बाद काफी लोग आएंगे जो काफी कमजोर होंगे, उनके लिए ना मेरा नाम जॉर्ज साइमन ओम बहुत बड़ा नाम है भाई, और कोई गलत वलत बोल दिया तो दुविधा हो जाएगी। तो उस नाम को कोई गलत ना बोले, इसीलिए उन्होंने एक सिंबल दे दिया, आज से तुम इसे ही ओम बोल लेना बेटा। जहां पर ये लिख दूं समझना आ जॉर्ज साइमन ओम खड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा ओम हो गया। समझ में आया? करंट समझ में आया, प्रतिरोध समझ में आया, वोल्टेज समझ में आया। इसके बाद में बात आती है ओम के नियम की परिभाषा, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है, इसको ध्यान से सुन लेना। किसी बंद डीसी परिपथ में, क्या भाई? किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक, ठीक है, किसी प्रतिरोधक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर समझ में आया था ना? क्या था विभवांतर? उस प्रतिरोधक में से होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। समझ में आया? ठीक है, परिभाषा को समझते हैं। ओम ने लिखा
कि किसी बंद डीसी परिपथ में, कोई परिपथ है मतलब बंद, बंद को उसने क्या कहा, क्योंकि ओपन सर्किट में तो करंट ही फ्लो नहीं होती ना, बंद में ही होगी, तो बंद परिपथ हमें लेना है। ठीक है, ये बंद परिपथ हमने ले लिया, यहां से आप प्लस दे रहे हो, यहां से आप माइनस दे रहे हो, ये बंद डीसी परिपथ हो गया। ओपन नहीं होना चाहिए, इसने साफ साफ कह दिया है पहले ही, भाई बंद होना चाहिए, मेरी गारंटी नहीं तुम्हारा कैलकुलेशन गलत हो गया तो बंद होना चाहिए, इसने बंद कर दिया। यहां पर ये क्या है, किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोधक के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों के बीच, ठीक है, दोनों सिरों के बीच में मैंने बताया था विभवांतर, बताया था मैंने विभवांतर, ठीक है, दोनों सिरों के बीच में विभवांतर प्रतिरोधक में से, भाई करंट प्रवाहित होगी इसमें से, प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अब अगर इस लाइन का मतलब मैं बताऊं ना आपको, सिर्फ छोटा सा मतलब है, ये इतनी रामायण तो फालतू में लिखी गई है, तो ये है मात्र और मात्र इतना सा मतलब वोल्टेज करंट के अनुक्रमानुपाती है। इतनी सी बात हमें लिखनी थी, उसमें इतनी बड़ी रामायण कहाँ गाने की। लेकिन क्या है कि किताबी भाषा है, उसके हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है भाई। तो यहां पर इसका मतलब है किसी बंद डीसी परिपथ में, ठीक है, किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। इसका मतलब है यदि इस प्रतिरोध के अंदर आप वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो यहां पर करंट का मान भी बढ़ेगा। सिंपल, समझ में आया? समझ में आया? इतना सा इसका मतलब है। लेकिन ओम चच्चा ने अब सोचा यार यहां पर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह गलती से आ गया, अब इसको चेंज करना था। अब इसको चेंज करने के लिए इसको कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो किसी भी मेटल के अंदर वो नियत हो, मतलब वो चीज हो ही हो, तभी ये चीज हट सकती थी, अन्यथा नहीं हट सकती थी। अब कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, इनके अंदर खुद का भी तो एक प्रतिरोध होता है, इनके अंदर खुद का भी तो एक प्रतिरोध होता है। भाई चलो ठीक है, दोस्त की बात अलग है, वो रास्ते में खड़ा है, भाई खुद की भी तो कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, तो पर्सनल प्रॉब्लम्स वायर की, वायर का खुद का प्रतिरोध भी तो कुछ होता है, तो प्रतिरोध हर एक वायर में होता है, चाहे एल्यूमिनियम का ले लीजिए, चाहे रेजिस्टेंस का ले लीजिए, वो बात अलग है कि किसी का कम होता है ज्यादा होता है, होता तो है। तो यहां पर जो आर है ना, आर इसको मिल गया नियतांक, आर इसको क्या मिल गया, नियतांक, मतलब ये नियत रहने वाला था। ये हर प्रतिरोध के अंदर या फिर कहे कि हर तार के अंदर होने वाला ही है, ये हर तार के अंदर रहता है प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध उसको मिल गया, नियतांक उसको मिल गया। अब उसने कहा ठीक है अब इसको चेंज करते हैं, फिर उसने क्या कर दिया, V बराबर I इंटू, मतलब इसने समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, बराबर लगा दिया, I इंटू R इसने कर दिया। R क्या है, नियतांक, ठीक है, R यहां पर क्या है, नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया यार यहां पर क्या है। अब इसके बाद यहां से एक परिभाषा और बनी, ओम के नियम की एक परिभाषा और बनी कि ओम के नियम अनुसार, ठीक है, ओम के नियम अनुसार वोल्टेज या फिर किसी परिपथ में वोल्टेज, किसी परिपथ में वोल्टेज, किसी परिपथ में वोल्टेज, परिपथ में वोल्टेज, किसी परिपथ में वोल्टेज धारा और रेजिस्टेंस, मतलब धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के समान, मतलब बराबर होगी, गुणनफल के बराबर होगी। कोई प्रतिरोध है, उसमें वोल्टेज कितनी होगी भाई, वोल्टेज आप कैसे ज्ञात करोगे, कोई प्रतिरोध है तो आप उसकी करंट को और रेजिस्टेंस को गुणा कर दोगे। तो इस डेफिनेशन में भी यही बोल रहा है कि धारा और वोल्टेज जो है ना, इनके गुणनफल के समान, सॉरी, धारा और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर क्या हो गया, हमारा वोल्टेज होगा। सिर्फ इस लाइन का मतलब इतना सा है, यहां से भी आप परिभाषा बना सकते हो। तो ये है ओम का नियम। अब इसको अगर आप समझना चाहो ना, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि आर बराबर I बटा V। आप यहां से अगर ऐसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो, ठीक है, सॉरी, समझ गया, ठीक है, VI ऊपर V आएगा। अगर आप यहां से रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भैया करंट बढ़ेगी, क्योंकि करंट लोड के हिसाब से बढ़ती है। और जैसे ही करंट बढ़ गई, अब पहले तो क्या है कि आपके धक्का पिताजी अकेले लगा रहे थे, अब भाई तुम जिम में जाने लग गए, भाई पावर आवर ज्यादा आ गया, अब पिताजी मम्मी को बुला लेंगे, तू भी आजा धक्का लगा इसके पीछे,
ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जब तक आप जिम में नहीं जा रहे थे तब तक काम चल रहा था, इलेक्ट्रॉन जब तक जिम नहीं जा रहा तब तक काम चल रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ने और इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि आर बढ़ा, और जैसे ही आर बढ़ा करंट बढ़ा, और जैसे ही करंट बढ़ा इलेक्ट्रॉन बढ़े। समझ में आए? तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब यहां पर अकेला वोल्टेज कितना क्या करेगा भाई? अब वोल्टेज को भी तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो वोल्टेज भी फोर्स बढ़ाएगा, वोल्टेज भी फोर्स बढ़ाएगा। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। इसका मतलब इतना सा है। इसके बाद में इसका मतलब आपने समझ ही लिया कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये चीजें कॉमन थी जो कि आपने जान ली। अब यहां पर एक आता है नियत ताप। ये जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ना, नियत ताप होना चाहिए, ताप परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओम का नियम तभी लागू होगा जब ताप नियत होगा। तापमान का मतलब समझ रहे हो? टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर एग्जिट होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है, नहीं, टेम्परेचर एग्जिट रहना चाहिए। समानुपाती का समझ में आ गया। अनुक्रमानुपाती मैंने बता दिया आपको। परिभाषा, परिभाषा का मतलब हमने समझ लिया, इस परिभाषा का मतलब हमने समझ लिया, इस परिभाषा का मतलब हमने समझ लिया कि इन परिभाषाओं से हमारे पास दो सूत्र आए। कौन से सूत्र आए? वही है इसका मतलब। इसके बाद में नियतांक हमने समझ लिया, नियतांक का क्या होता है। नियतांक मैंने आपको बता दिया। ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। छोटी सी लास्ट और एक फाइनल चीज रह गई है, इसको और क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले इसके अंदर कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी। जो उपकरण हो गए, पहला उपकरण है हमारे पास वोल्टमीटर। पहला उपकरण है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, तो हम इसे एक लैंप के समांतर क्रम में लगा लेते हैं। इसके बाद में आता है एक एमीटर, ठीक है, एक एमीटर। यह एमीटर आ गया, और यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या हो गया भाई? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ से ये कुंजी आ गई, कुंजी का मतलब पुश बटन स्विच, ठीक है। और यहाँ से ये हमने प्लस और माइनस की सप्लाई दे दी। अब इसके अंदर करना क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं करना, सप्लाई देनी है, कुंजी को ऑन करना है, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को कम करके देखना है। भाई रेजिस्टेंस को आप कम करोगे तो फॉर्मूले के हिसाब से करंट बढ़नी चाहिए, ठीक है, करंट बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर इसको कम ज़्यादा करके देखते हैं कि इनमें कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ओम ने यही तो कहा था, तीनों में संबंध बताया था, तो करके देख लो भाई, उसने जो बोला है। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, साहब करके देख लेंगे। ओम जी आपने बोला तो करेंगे भाई, करेंगे तो कर लो। यही करना है, यहाँ से हमें रेजिस्टेंस को कम करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस को आप कम करो, रेजिस्टेंस को कम करती क्या होगा? वोल्टेज बढ़ेगी। भाई करंट ज़्यादा जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको इसको सोल्व करके देखना है। अब जैसे कि मैं इस फॉर्मूले में से ही एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पर वोल्टेज का मान आ गया 240 वोल्टेज। भाई 240 वोल्टेज दे रहे थे, 240 वोल्टेज आ गया। और यहाँ पर इसका मान आ गया 10 एम्पियर, 10 एम्पियर आ गया। अब जब मैं इसको सोल्व करके देखता हूँ तो 240 फॉर्मूले के हिसाब से रख लेता हूँ। पहले फॉर्मूला रख लेता हूँ। हमें निकालना क्या है? आर निकालना है। तो आर बराबर क्या था? V अपॉन आई, ठीक है। अब आर बराबर क्या हो जाएगा? 240 बटा आई, यानी कि 10। 0 से 0 गया। रेजिस्टेंस का मान आ गया 24, रेजिस्टेंस का मान आ गया 24 ओम चच्चा, है ना, ये आ गया ओम। इसका प्रयोग करते हैं हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस याद करने के लिए। यह था एक ओम का नियम, जो कि छोटी सी क्लास थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।